समाजवादी पार्टी के एक नेता है अनुराग भदौरिया। आपने टीवी में डिबेट में बड़े फायरिंग डिस्कशंस में देखा होगा। एंकर के साथ डिबेट में नजर आते हैं तो काफी गर्मा गर्मी हो जाती है। टीवी पर सबने देखा है, जो एक माहौल है टीवी का, उसमें बड़े रमे हुए शख्स हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अखिलेश यादव के बड़े फॉलोअर हैं। हमारे साथ आज पॉडकास्ट में इनको हम लेकर आए हैं। टीवी वाले अनुराग भदौरिया नहीं है, पहले मैं क्लियर कर दूं, आज उनसे हम बात नहीं कर रहे हैं। आज अनुराग भदौरिया की वो बातें जो स्क्रीन के बाहर नहीं आई हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। कुछ सवाल हैं आपके बारे में, सोशल मीडिया पर बड़े सारे लोग जानना चाहते हैं। सबसे बड़ा जो हॉट टॉपिक है वो है आपका कुर्ता। हरे रंग का कुर्ता अनुराग भदौरिया को इतना क्यों पसंद है? क्या आप 365 दिन हरे रंग का ही कुर्ता पहनते हैं? कुर्ते का राज क्या है? देखिए, दरअसल में एक तो हरियाली से इसका संबंध है। जैसे हम लोग जब शुरुआती दौर में गांव में रहते थे तो ज़्यादातर हम तो एक नीम था घर में, तो नीम के नीचे हम सोते थे। तो वो नीम जो था वो सब हरे होते हैं, तो पेड़ पौधे हरे, तो हमने इन्वायरमेंट से, वही वातावरण से ये सोचा कि अपनी ज़िंदगी में एक कलर डालना है। तो क्यों ना यही है जो मेरे बचपन से मेरे साथ है, पेड़ पौधे। तो और वो पेड़ों पे फिर चढ़ना उतरना, आज भी मैं पेड़ों पे चढ़ जाता हूँ तो लोगों को लगता है कि कैसे चढ़ जाते हो। मैंने कहा वो आज जो देखते हो हम लोगों ने पूरी ज़िंदगी के 20 साल तक यही किया है। तो इसलिए उस हरियाली की वजह से मुझे इससे बहुत लगाव है। कि सवाल ये आता ना, वाई नॉट, जो पार्टी का कलर है उस कलर में भदौरिया साहब क्यों नहीं नजर आते? नहीं, पार्टी का कलर मतलब मैं जो लाल रंग तो देखने लाल को मिलता है, हरा ही क्यों, डेली हरा क्यों? मैंने कहा ना वो हरियाली, मतलब वो इन्वायरमेंट से हमने अपने वातावरण जो बचपन से देखा है, वो खेत कहते लहराते हुए हरे खेत, वो हरे पेड़, तो उनके बीच में चूंकि चंबल में पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ, तो वो चंबल का बीहड़, उसके बाद वो पेड़ पौधे, तो उनसे इतना लगाव हो गया। और हमारी चंबल नदी, उसी में हम लोग तैर के एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम इटावा से तैरते थे, भिंड पहुंच जाते थे, क्योंकि वो चंबल का एक कोना अगर इधर से चलें, चूंकि गांव है, और तैरना शुरू करेंगे तो दूसरी तरफ अगर पहुंचेंगे तो वहां पे भिंड लग जाता है, तो वो मध्य प्रदेश है। तो सोचो, हम उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, मैंने 8-10 बार कर लेते थे एक घंटे में। आपके कुछ एक टैलेंट तो मुझे पता है कि आप क्रिकेटर भी हैं, आप पोलो भी खेलते हुए नजर आते हैं। अभी पेड़ पे चढ़ने की बात कह दी तो अब तैराकी भी करते हैं। हाँ, सर मतलब उंगलियां हाथ में ज्यादा है, टैलेंट ज्यादा है? नहीं, बात टैलेंट की नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो लोग गांव में पैदा हुआ है, जो भी व्यक्ति गांव में पैदा हुआ है, वो मजबूरी उसको सारी चीजें सिखा देती है। वहां पे कोई कोच थोड़ी होता था स्विमिंग वाला। वो हम लोग, चूंकि और कोई रास्ता ही नहीं था आपको जाने का। अगर आपको वहां दूसरी तरफ जाना है तो रास्ता है नहीं कोई, आपको तैर के ही जाना है। तो गांव में लड़के तो ऐसे ही देखते नहीं हो आप, गांव में आप जाओ, लड़के नदी पार कर जाते हैं तैर के। क्रिकेट खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, उनकी स्विंग देखो आप। उनको किसी ने नहीं सिखाया कि आपको उंगली को कहाँ रखना है और किधर घुमाना है। वो देखो कितनी बढ़िया स्विंग करते हैं, क्या उनके अंदर टैलेंट होता है। या क्रिकेट की दुनिया में जो इंडियन प्लेयर जो गांव से आ रहे हैं या छोटे मिडिल क्लास से आ रहे हैं, देखिए क्या बढ़िया खेल रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल टैलेंट जो है देश का गांव में बसता है, बस उसको पॉलिश करने के लिए शहर आ जाए तो टैलेंट ही टैलेंट है। नहीं, अब आप कितना गांव से जुड़े हुए हैं आज की तारीख में? अगर आज बात भी की जाए, आज उतना भी ही गांव है आपके अंदर? आज भी अगर आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सुबह लखनऊ में जब मैं रहता हूँ तो पास में ही दूर खेत है हमारे, बहुत दूर नहीं है, 20-25 किलोमीटर। तो मैं सुबह वहीं पहुंच जाता हूँ और अपने पूरा पानी लगाता हूँ, पूरी खेती करता हूँ, पूरा उसको देखता हूँ। उसी ट्यूबवेल पे उन्हीं लोगों के साथ नहाता हूँ, जो लोग हम लोग साथ में खेत काम करते हैं, उन्हीं के साथ खाता हूँ। और वहीं पे मैं अपना जो कुर्ता है, हरा, गंदा होता ही नहीं है, जीन्स होती है, हरा कुर्ता पहन के फिर अपने कुर्ता और जीन्स पहन के निकल जाते हैं काम पे। तो आज भी, और आज एक दिन की बात नहीं है, रोज की बात है ये। आज भी, चूंकि इसलिए फसल है, चूंकि अभी आलू हमने खोदा है, तो आलू खोदा, दूसरे खेत में हमने गेहूं लगाए थे, सरसों लगाई थी, सरसों काटी, गेहूं काटा, अभी केला लगाया हुआ, उसका पानी कल मैं लगा के आया हूँ। तो आपके बीच में उसके पानी लगा के आया हूँ। मैं 2 घंटे रोज अपने खेत में आज भी देता हूँ। सर, आपसे बात करके मुझे एक बड़े शालीन स्वभाव के व्यक्ति जो कह सकते हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो टीवी वाले जो भदौरिया साहब हैं, वो क्या टीवी में बैठते हैं स्क्रीन पे आ जाते हैं? वो एग्रेशन क्या है उसके पीछे की कहानी? एकदम सीधी सी बात है, क्योंकि दर्द तो हमेशा अंदर रहता है ना, क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड से आए हो, तकलीफ से आए हो। तो मुझे लगता है कि हम तो चलो मेहनत करके इधर उधर से करके कैसे भी यहाँ तक शहर में आ गए, आपके बीच में पहुंच गए। लेकिन जो राजनीति आज हो रही है, जिस तरह की बातें आज हो रही हैं, क्या वो गांव के लड़के जो परेशान हैं, क्या उनका जो टैलेंट है, क्या उनको बाहर मौका मिल पाएगा? वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। हम उनको किस राजनीति की तरफ ले जा रहे हैं, बजाय इसके कि इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि गांव में जो लोग रहते हैं, पढ़ाई में,
आपको हर ग्राम समाज पे एक अच्छा स्कूल देना चाहिए था, आपको एक अच्छा सा मिनी स्टेडियम देना चाहिए था, आपको एक छोटी सी डिस्पेंसरी देनी चाहिए थी। तो गांव के लड़के शहर आएंगे ही नहीं। एक अच्छा स्कूल मिल जाए, एक अच्छा मिनी जो ग्राम समाज की जमीन है, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं होती, ग्राम समाज की जमीन है, आप चारों तरफ से उसकी बाउंड्री बना दो और एक स्पोर्ट्स वाला आदमी रह जाएगा सरकारी। देखो वहां पे सारा दिन बच्चे सर खेलेंगे। लोग तो ये कहते हैं ना 2012 से 17 में भी ये काम हो सकते थे हुआ उत्तर ना, प्रदेश में। हुआ ना। स्टेडियम हम नहीं बनाए हैं। जो स्टेडियम आज आपको दिखाई पड़ रहे हैं लखनऊ का जो स्टेडियम, इतना, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, 3-3 4-4 बार नहीं है। या वो बनारस में बना रहे हैं। नहीं नहीं, अब वो तो हमने रास्ता हमने खोला ना, हमने स्टेडियम बनाया, हमने सैफई से लेके जौनपुर से हर गांव में हमने कोशिश की थी, हर शहर में, गाजियाबाद में भी दिया था, नोएडा में भी दिया था, आजमगढ़ में भी दिया हमने, वहाँ बदायूं में दिया, बरेली में भी दिया, छोटे छोटे जो कस्बे हैं, आप सीतापुर में दिया, लखीमपुर में दिया। हम लोगों ने छोटे छोटे वहाँ पे स्टेडियम बनाना शुरू किए थे। स्टेडियम कुछ बने थे, उसके बाद हमारी सरकार नहीं बनी। लेकिन हम तो कहते हैं ना कि टैलेंट, और ये सरकारें काम नहीं कर रही है तो एक इंसान, ऐसे नहीं कि मैं समाजवादी पार्टी तो मेरी आइडियोलॉजी है, ठीक है, वो विचारधारा है, लेकिन इंसानियत के नाते भी अंदर बहुत कचोट होते हैं। एक माने खेल कूद करने वाला व्यक्ति को लगता है कि जो टैलेंट गांव में बर्बाद हो रहा है उस पे काम नहीं करते, उलझा किस पे रखा है, 24 धर्म के नाम पे उलझा रखा है। नहीं, आप स्टेडियम की बात करें, सैफई का जो स्टेडियम है वो स्टेडियम में देखने में तो बिल्कुल टू कॉपी काना जैसा नजर आता है, लेकिन क्यों मैच नहीं हो रहे? क्या सैफई के नाम पे मैच नहीं हो आप रहे? सोचिए, आप बताइए, क्या सैफई उत्तर प्रदेश में नहीं है? बिल्कुल है। तो नहीं, क्या सैफई नहीं, इस क्या देश वो का, मैं आपसे रेगुलराइज नहीं हो पाया स्टेडियम मैं अब आपसे तक? पूछ रहा हूँ, क्या ये सैफई उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या सैफई देश का हिस्सा नहीं है? अगर किसी बड़े व्यक्ति का, एक कर्मठ व्यक्ति का, देश को इतने आगे ले जाने के व्यक्ति का वहां जन्म हुआ, और जिसने एक गांव को एक एग्जाम्पल बनाया कि गांव इतना डेवलप हो सकता है, कहते हैं ना, उस गांव को, सैफई के गांव को देख के अखिलेश यादव जी ने जिस तरह का उसमें विकास किया है गांव में, जिस तरह के वहां पे काम किए, बजाय इसकी सरकारों को सीखना चाहिए कि गांव ऐसे बनाए जाएं, बजाय इसके कि आप उसमें जो बनी हुई चीजों को उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। क्यों नहीं लग रहा आपको? क्यों नहीं कर रहे? कुछ कमी है स्टेडियम में? जलन एक भाई, क्योंकि आपने देखा है वो स्टेडियम? बिल्कुल देखा है कुछ मैंने। कमी वहां पे लगती है आपको? क्या कोई कमी नहीं। और आज मैच हो जाए आईपीएल, वहां पे इतने बड़े आईपीएल मैच हो रहे हैं, दुनिया में हो सकते हैं। सैफई गांव में कराओ, गांव के लोग देखने आएंगे, गांव, पूरा दुनिया के गांव के 10-20 किलोमीटर के लोग मैच देखने आएंगे, गांव के लोगों का सपना पूरा होगा। और गांव का लोग का सपना पूरा नहीं हो जाए, गांव के लोग मैच ना देख लें, चूंकि सैफई में बना इसलिए, तो कल किसी दूसरे का, किसी नेता का जन्म किसी और गांव में होता है, वहां कुछ बनता है, तो वहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो बहुत छोटी मानसिकता हो गई ना, सोच कितनी छोटी हो गई। नहीं, उधर से जो तर्क आते हैं मैं आपको वो बताता हूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स कवर भी करता हूँ, तो तर्क ये दिए जाते हैं वहां पर कि एक, अगर आपको इंटरनेशनल मैच या फिर आईपीएल मैच भी कराना है तो आपको वहां पर सबसे पहले 5 स्टार होटल की फैसिलिटी देनी है। हाँ। इसके अलावा आपको वहां पर 500 ऐसे कमरे आपको अलॉट करने हैं जहां पर ऑफिशियल्स रुकेंगे, खिलाड़ी रुकेंगे। क्या सैफई में सारी सुविधाएं मौजूद है? क्या, क्यों नहीं है? इतना बड़ा वहां पे जो अपने टूरिस्ट डिपार्टमेंट का इतना बड़ा जो वहां पे होटल बन रहा था, जो रुका हुआ है, कितने कमरों का है वो? क्यों उसने रोक रखा है? भाई पूरी बिल्डिंग बनी है और आप उसको फिनिश नहीं कर रहे। वो बन जाता तो मानक पूरे हो जाएंगे जो आप कह रहे हो। और 5 स्टार होटल की आप बात कर रहे हो, बगल में आगरा है, कितने किलोमीटर है? 50 किलोमीटर। आपको मुश्किल से 40 मिनट लगते हैं आगरा पहुंचने में। 40 मिनट में टीम आगरा पहुंच जाएगी। 40 मिनट तो एक शहर के दूसरे शहर कोने में लगते हैं जाने में। एक्सप्रेस वे बना हुआ है, पहले से अखिलेश यादव जी एक्सप्रेस वे बना के गए, 40 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। अखिलेश जी ने स्टेडियम बना दिया, अखिलेश जी ने वहां पे टूरिस्ट डिपार्टमेंट का होटल बना दिया, सारी व्यवस्थाएं बनी है। लेकिन आपको उसको पूरा नहीं करना है, क्योंकि मैच ना हो जाए, कहीं नाम ना हो जाए। सिर्फ आपको इतनी तकलीफ है सैफई के गांव के विकास से कि आप लोगों का कैरियर दांव पे लगाए पड़े हैं कि वहां इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनी है स्टेडियम, वो बर्बाद हो जाए, सिर्फ इसलिए चूंकि अखिलेश यादव जी का गांव है, सिर्फ इसलिए चूंकि वहां माननीय नेताजी का जन्म हुआ था। इतनी चिढ़ हो गई है। ये तो भाई, ये कोई पाकिस्तान में होता तो समझ में आता। भाई उत्तर प्रदेश में है, देश में है, अपने लोगों से इतनी चिढ़ कैसे हो सकती है? आपने तो स्टेडियम देखा होगा, उसको आप उसको बर्बाद कर रहे हो। आप उसको क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप उसको भाई क्यों नहीं मैच हो सकते? अरे कुछ रणजी मैच हो सकते हैं, रणजी मैच भी नहीं करवाते, कोई मैच नहीं करवाते वहां पे। और जो हमने आपको बताया, जो वहां पे जो जिसके आप कमरों की बात कर रहे थे, वो वहां टूरिस्ट डिपार्टमेंट का बना खड़ा है, लेकिन उसकी फिनिशिंग नहीं कर रहे हैं।
अरे यार, झगड़ा हमारा आपका वैचारिक हो सकता है, हमारी आपकी राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, वो गांव वालों की क्या दिक्कत है, वो टैलेंट की क्या वो क्यों पिस रहे हैं भाई। अब इटावा है, मैनपुरी है, एटा है, कासगंज है, बगल में भिंड है, मुरैना है, उसके अगल चले जाएंगे तो कन्नौज है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे तो आगरा लगता है, जलेसर लगते हैं इतने, और इधर और आ जाइए तो आप बगल में उन्नाव भी आ जाएगा, सब लगे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने लोगों का अलीगढ़ है, कितने लोगों का वहां पे बताओ, कितने बच्चों का भविष्य नहीं, सुधरेगा। इस बारे में तो आप मानेंगे ना, जो आरोप लगाए जाते हैं कि एक फेवरिज्म तो था ना सपा गवर्नमेंट में, क्या? अपनी जगहों को लेकर, अपने जो क्षेत्र थे खासकर सैफई में, वहां पर सारा एक तरीके से विकास झोंक दिया गया, जो आरोप लगाते हैं। अगर यही सवाल पूछा जाए, ये क्या, जहां बैठे क्या जगह का नाम है? हम तो देखिए दिल्ली में बैठे हैं, हाँ तो भारत दिल्ली मंडपम। नहीं, हाँ तो यहीं क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ देश के राजधानी है। हाँ तो अरे कोई भी गांव में क्यों नहीं बनेगा? ये सुविधा किसी गांव में क्यों नहीं बन सकती? वहां टैलेंट क्यों नहीं डेवलप होगा? गांव तक पहुंचना मुश्किल है ना, यहाँ पास में एयरपोर्ट है, अरे पास तो में पहुंचाए, वही तो मैं चाहता हूं, यही तो सपना है समाजवादी का, कि हर गांव सैफई जैसा बने, हर गांव में स्टेडियम हो, यही तो सपना है। तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो लोग बढ़ पाएंगे। कितने लोग दिल्ली पहुंच पाएंगे बताइए, कितने लोग वहां से चल के लखनऊ पहुंच पाएंगे? जो आदमी गांव में रह रहा है उसके 50 रुपए खर्च करके एक दूसरी से जगह जाना, हम तो कहते हैं सैफई जैसे आप और गांव बनाइए ना। हमने क्या रोका है क्या आपको कि आप सैफई और मत आप बनाइए? मुझे ये समझाइए कि 2017 में चलिए आपने जहां पर छोड़ा था, हाँ। उत्तर प्रदेश, आज 2025 में गांव की अगर आप बात कर रहे हैं, तो गांव में अगर आप देखें क्या बदलाव आप देख पाए? 17 में आपने जहां छोड़ा था और स्थिति बदतर हो गई, या आप कह रहे हैं कुछ तो बेटर हुआ होगा? कुछ भी नहीं। हमने 2017 में जो जनस्व सुमित ग्राम आवास योजना के तहत या लोहिया ग्राम आवास योजना के तहत हमने पक्की सड़कें, सोलर लाइट और जो शादी घर, ये सब जो दिए थे, जितने दिए हैं उतने ही हैं। उसके अलावा कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। उसके अलावा सारा पैसा तो मार्केटिंग इवेंट में खर्च होता है। ज़्यादातर तो बातें ही होती हैं। जितनी बातें आप सुन लीजिए, अच्छी अच्छी बातें आपको सुबह से लेकर शाम तक सुनने को मिलेंगी, लेकिन धरातल पे क्या है? कितना उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपने देखा कि वहाँ पे क्या इन्वेस्टर समिति कितनी हो गई, लाखों करोड़ की हो गई। कहाँ पे है भाई? जब लाखों करोड़ की हो गई तो आज भी सारा बच्चा अपनी एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए बाहर आ रहा है। क्यों आ रहा है? आप अगर मैं आपको सच बोलूं, आप पता नहीं कहाँ आप रहने वाले कहाँ के हैं, तो मैं आपको प्रयागराज का ईमानदारी से आप बताना, प्रयागराज, लखनऊ, इन शहरों में आप जाइए, माँ बाप अकेले रह रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद अकेले रह रहे हैं, बच्चों को नौकरी वहाँ नहीं है, सब इंजीनियर हैं, एमबीए किए हुए हैं, नौकरी करने के लिए कोई कर्नाटका गया हुआ है, कोई तमिलनाडु गया हुआ है, कोई बॉम्बे गया है, कोई दिल्ली आया है, और बूढ़े माँ बाप बेचारे पूरे दिन इंतजार करते हैं अपने बच्चे का फोन का। एक बेटा या एक बेटी उनकी जिंदगी में है, वो भी बाहर चला गया है। वो सुबह शाम होते ही वो माँ बाप बेचारे इस बात का इंतजार करते हैं कि आप प्रयागराज में आपके पेरेंट्स इस बात का इंतजार करते होंगे कि एक फोन आ जाए तो उससे बात हो जाएगी। तो अगर आपने ये रोजगार वहां सृजित कर दिया होता, आज 8.5 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में हो गई, देश में 11 साल से सरकार है, तो अगर वहां पे रोजगार मिल गया होता तो माँ बाप का सहारा बूढ़े बच्चे बनते कि नहीं बनते? कितनी ऐसी घटनाएं, मैं चूंकि इंदिरा नगर में रहता हूं, लखनऊ में, वहां सर्विस क्लास रिटायर्ड लोग ज्यादातर अपने लोग रह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पहुंच नहीं पाते, बुजुर्ग माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, फिर हम जाके उनके लिख जुड़ते, तब बच्चा आ पाता है 1 दिन बाद, 1.5 दिन बाद। सोचिए कितनी तकलीफ में लोग जीते हैं। नहीं, मैं ये एक चलिए कि इस नैरेटिव को दूसरी तरफ लेकर चलते हैं। नहीं, इसी नैरेटिव को आपने बस इसमें एक लाइन जोड़ दें बस। हम HCL लेके आए, मैं अभी कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं HCL लेके आए, अखिलेश जी। जब अखिलेश जी HCL लेके वहां आए, अब तो डबल इंजन की सरकार है, जगह भी है वहां, तो कितनी कंप्यूटर की कंपनी आ जानी चाहिए थी। हमारी तो एक इंजन की सरकार थी, केंद्र में तो हमारी थी नहीं, यहाँ पे बीजेपी की थी। हम जब HCL ला सकते तो यहाँ तो कितनी सरकार माने यूनिट आ जानी चाहिए थी, तो बच्चों को वहाँ पे जो IT के बच्चे थे उनको रोजगार मिल जाता। कितनी आई जरा बता दीजिए। नहीं, मैं इसी पे आना चाहता हूँ सर। आपने पहले गांव की बात की कि चलिए साहब, गांव में विकास नहीं हुआ, जहां आपने छोड़ा था उससे भी बदतर स्थिति हो गई। नंबर 2, जॉब्स की आपने बात की कि छोटे शहरों में पलायन हो रहा है, वहां पर भी जॉब्स नहीं है। प्लस आपने कहा कि साहब जो छोटे गांव उनका विकास नहीं हुआ, सैफई जैसी जगहों पे मैच नहीं हो पाता। फिर आप लोग जब एनालिसिस करते होंगे कि भाई इतनी सारी कमियों के बीच वोट क्यों मोदी जी को पड़ रहा है, क्यों बीजेपी को पड़ रहा है, कहाँ गलती हो रही है, अपनी पार्टी के हिसाब से बताइए। हाँ, मैं साफ बता रहा हूँ, सवाल ये, जनता तो हमारे साथ है, लेकिन तंत्र हमारे साथ नहीं रहता है। कमल पे क्यों दब रहा है फिर? कह रहा तंत्र हमारे साथ नहीं होता है, जनता साथ है। आप कह रहे हैं अगर जन है, जनता तंत्र साथ नहीं नहीं, हाँ, तंत्र हमारे साथ नहीं रहता है। जिस तरह की राजनीति आपको देखने को मिल रही है, गांव में चले जाइए, और जिस तरह की राजनीति को जन्म दिया गया है,
राजनेता शायद ये चीज भूल जाते हैं, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। राजनेता इस चीज को भूल रहे हैं आज के, खासकर भारतीय जनता पार्टी के। आप तो सत्ता में कुछ दिन तक आ जाएंगे नफरत की राजनीति से, आपका विकास तो हो जाएगा, लेकिन समाज में जो लोग आज नहीं समझ पा रहे हैं, जो बच्चे नई उम्र के, जब कल समझेंगे तो आपको बहुत बद्दुआएं देंगे। जब उनके समझ में आ जाएगी कि आपने उनके साथ क्या किया, आपने उनको कहां ले जाके खड़ा कर दिया, आप किस रास्ते पर उनको ले जाना चाहते हैं। ठीक है, पॉडकास्ट जो है काफी सीरियस हो रहा है, इसको थोड़ा लाइट करते हैं टीवी वाली दिशा में, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं मैं अखिलेश यादव जी के बारे में 3 ऐसी बातें जो लोग नहीं जानते हैं, आप जानते हैं, जो दर्शकों को बताना चाहेंगे साहब कि थोड़े से ऐसे हैं लेकिन दिखते नहीं है। कौन सी ऐसी 3 बातें? बहुत बड़े दिल के हैं, बहुत सिंपल है, उनकी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है, आप सोच के भी हैरान हो जाएंगे। इधर तो आरोप लगते हैं 12 बजे सो के उठते हैं। वो तो देखिए राजनीतिक बात आप भी जानते हैं, और जो लोग आरोप लगाते हैं वो छत से भी देख सकते हैं। नहीं, वो तो 4 बजे उठते हैं। हाँ नहीं वो लोग अपनी छत से देख सकते हैं कि अखिलेश यादव जी 5 बजे वो टहलते नजर आ जाते होंगे, जरा झांक के देखते होंगे तो पता चल जाता होगा। तो टहल रहे हैं, उनके पीछे ही तो घर है, बहुत दूर तो है नहीं, वॉल से वॉल लगी है। चलिए, आपने क्लियर कर दिया भाई कितने बजे अखिलेश यादव उठते हैं। 5 बजे टहलते हो, 4:30 पौने 5। मैं आपको ये सच बता रहा हूं, अखिलेश यादव जी को 24 घंटे उनके फोन पे जो उनके कार्यकर्ता है, जो उनके लोग हैं, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं बोल रहा हूं, ये है नहीं, राजनीतिक पॉडकास्ट ही नहीं है। हाँ, वो अवेलेबल रहते हैं। कोई भी अगर मुसीबत है तो अभी लास्ट में मुझे याद है एक इंसिडेंट हुआ प्रयागराज वाला, जहाँ पे भगदड़ हो गई थी कुंभ में। तो वो ये सोच रहे थे कि अपना कोई नहीं है, कौन है, कौन कौन लोग गए हैं, सबको, पर पूरी रात जगे, सबसे बात करते कि भाई सब ठीक है, क्या हो गया, कोई बात तो नहीं हो गई, कितनी बात हो गई, कितना, जबकि अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन तनाव साफ देखने को मिल रहा था, साफ देखने को मिल रहा था। उनके मैंने फोन में देख रहा था, ऑन है, बातें हो रही हैं, चीजें चल रही हैं। कोई भी बात हो जाती है, वो बहुत कम नींद वाले व्यक्ति हैं, 10, 10:30, 11 बजे से, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत सिंपल है, कोई विशेष बताइए, शौक, कुछ ऐसा बताइए, कुछ लाइफ के बारे में, लाइफस्टाइल। उनको कोई विशेष शौक है नहीं, ऐसा तो नहीं शाम को जाके कहीं बैठना है, ये आज से नहीं, शुरू से ही है। शाम को अखिलेश यादव कहीं नहीं बैठते भाई। मैंने उस तरह का जो बैठकी वाला जो होता है वो उनके कभी भी नहीं रहा उनका, कि वो कार्यकर्ता के यहाँ चले जाएंगे, किसी की फंक्शन है, किसी का कोई भी फंक्शन, कार्यकर्ता के यहाँ जाएंगे और काम करके अपना वापस आ जाएंगे। जो होता है ना, बहुत नेता शाम को अपना डिनर पार्टी, जैसे मैं लखनऊ दिल्ली में देखता हूँ, कई नेताओं की जो शाम होते ही गेट टुगेदर में देखता हूँ, पार्लियामेंट चलती है तो कभी ये एमपी गेट टुगेदर कर रहे हैं, कभी वो एमपी गेट टुगेदर कर रहे हैं, कभी फलाने एमपी के घर में गेट टुगेदर। अखिलेश जी के फ्रेंड्स तो होंगे ना, किनके से फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो इस तरह के फ्रेंड्स उनके नहीं हैं। उनके फ्रेंड्स सारे हम जैसे सुदामा ही हैं, उन्हीं के साथ बैठते हैं, उन्हीं के साथ वो अपना, उनका कोई रईस दोस्त नहीं है कि जैसे उनको पार्टी देनी पड़े और वो गेट टुगेदर करनी पड़े, जो दिल्ली में आए दिन देखने को मिलती है आपको लुटियन जोन में। और आप भी जानते होंगे कि जब चलता है सेशन, नहीं भी चलता है तो ये पार्टियां देखने को उनके घरों पे होती है। कभी आपने अखिलेश जी के यहाँ देखा है क्या? इतने साल तो आप भी देख रहे हो। अखिलेश जी के बारे में एक बात कही जाती है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिबल नहीं है। बहुत एक्सेसिबल है, 24 घंटे एक्सेसिबल, वही तो कह रहे हैं। वो उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है जिनको यहाँ पार्टियां करनी है, वो कार्यकर्ता के लिए, जो कार्यकर्ता है, जिनको उनकी जरूरत है, उनके लिए। तभी तो देखो ना, अखिलेश यादव जी की दीवानगी देखिए आप। एक भी नेता आप इस देश का बताइए, एक भी नेता जिसके घर के बाहर लोग खाली मोहब्बत में आके बैठे ही रहते हैं कि अखिलेश यादव जी अंदर हैं। अगर वो रात में घर में गए तो कई बार हमने देखा है दीवानगी की हालत है, मैंने भी देखा हुआ है। आपने देखा है ना, दीवानगी की हालत है कि वहीं लेटे रहते हैं। मुझे लगता है दीवानगी 4 जून 2024 के बाद बढ़ गई है। नहीं, आपने पहले भी देखा होगा, अभी भी देखा। वो दीवानगी ऐसी किसी नेता की नहीं है। उनका इंतजार करते हैं। अगर वो 1-2 दिन के लिए दिल्ली पार्लियामेंट अटेंड करने आते हैं तो यहाँ आके वो दिल्ली घूमते रहते हैं। तो मुझे जब हम दिल्ली आते हैं तो मुझे मिल जाते हैं। हमने कि तुम यहाँ कैसे आए हो? कि भैया आए हैं ना। तो उनके भैया तो पार्लियामेंट में गए, घर में, वो यहाँ तो तुम, अब बस ये भैया यहाँ है तो इसीलिए हम दिल्ली घूम रहे हैं। इसी बहाने भैया का एहसास हो रहा है। सोचो आप, एहसास हो रहा है कि वो दिल्ली में है तो वो दिल्ली आ गए हैं। वो लखनऊ में, मैंने उनको अगर वो प्रोग्राम दे दें कि आज 2 तारीख को या 3 तारीख को जौनपुर आ रहे हैं या आजमगढ़ जा रहे हैं या किसी बरेली जा रहे हैं, यूथ सोता नहीं है 10-10 दिन तक।
वो एक एक दिन काउंट करता है कि 2 तारीख को उनको बरेली आना है। आपने भी देखा होगा। नहीं, आप यूथ की बात कर रहे हैं, आप पार्टी कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं? यूथ जो क्योंकि एक यूथ बहुत बड़ा योगी जी के साथ भी है। नहीं, मैं बता रहा हूं, आप भी जानते हैं, मैं पूरी यूथ की बात कर रहा हूं, कार्यकर्ता प्लस यूथ। मैं ये बात आपको बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि रास्ता चलते आप किसी से बात कर लीजिए, किसी भी यूथ से बात कीजिए, वो यही कहेगा कि अखिलेश यादव जी का विजन है। अब वो उसकी सोच अखिलेश यादव जी के साथ रहती है। और कार्यकर्ता तो आपने देखे ही होंगे कि वो निकलते हैं तो उनकी दीवानगी, उनका सिर्फ हाथ, और सिर्फ इतना नहीं, जब वो निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि जो भीड़ उनके कार्यकर्ता जो होते हैं, काफिला देखा है, और उस कार्यकर्ता को कैसे संबोधित करते हैं, ए मोइन तुम कब आए, ए विकास, ए तुमसे तो मुलाकात होगी थी, कल हुई थी, विकास तुम क्या बात करो, कल तुम मिले थे, फिर आए नहीं भैया आज हम आ गए आपसे मिलने, अब बस भैया आपको दिखा, ठीक ठीक है, ए तुम बताओ, ए राहुल तुम कैसे आए, बोले आ गए, अरे राहुल तुम हम परसों ही आए थे, वहां तुम वहां मिले थे, फिर मिल गए, अच्छा आओ राहुल। दिनेश किस तरह से बात आपने देखा होगा, पत्रकारों से थोड़े खफा रहते हैं। नहीं, आपने देखा हो ऐसी बातें करते हैं ना वो, राहुल, दिनेश, मोहन, सबका नाम लेके, ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो मैं कह रहा हूं पत्रकारों से खफा रहते हैं एक नेता जो सबका नाम लेता हो अपने कार्यकर्ताओं का, तो उसको लोग भगवान मानेंगे ही मानेंगे ना, तभी 43 सीटों पे हैं। इतनी तकलीफ में होने के बावजूद भी कार्यकर्ता उनके साथ डटा रहता है। वो एक्चुअली, क्या मैं आपको सच बता रहा हूं, बात जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, इस सदी के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं यूथ में। ठीक है, अखिलेश यादव की बात हो गई, कुछ और एक सवाल ले लेते हैं क्योंकि समय ज्यादा हमारे पास नहीं है। 3 अगर आपको कोई सलाह देनी हो अपनी पार्टी को, आप क्या देंगे जो आपको लग रहा है कि सिस्टम ठीक नहीं है? कुछ तो देखिए होता है, 100% नहीं होगा, आप मानते हैं ना कि सब कुछ तो परफेक्ट नहीं है ना, कुछ है जो आप बीजेपी से भी सीख सकते हैं, कुछ है कांग्रेस से सीख सकते हैं। कोई 3 सलाह अपनी पार्टी को आप देंगे जो आपको लग रहा है सिस्टम ठीक नहीं है? मुझे लगता है कि हमारी पार्टी बहुत जिम्मेदारी से काम कर रही है, तभी हम 43 सीटों पे हैं। अगर कहीं कुछ होता तो जरूर बोलता, क्योंकि 43 सीटें ऐसे ही नहीं आ जाती। जहां डबल इंजन की सरकार हो और हम 43 सीटें साथ में लेके आए हैं, तो पॉलिसी तो बिल्कुल सही है। नहीं, कांग्रेस से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था हमें बीजेपी से मार्केटिंग सीखनी है, जैसी वो करते हैं, तो आप भी कुछ सीखना चाहेंगे? देखिए, हम तो इतना कहेंगे कि समाजवादी पार्टी कभी मार्केटिंग पे बहुत विश्वास नहीं रखती है, वो भावनाओं से जुड़ती है। समाजवादी पार्टी भावनाओं की पार्टी है, वो इमोशन से लोगों के साथ जुड़ती है, तकलीफ दर्द को एहसास करती है। आपने देखा होगा, दूसरी पार्टी का तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमारी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी या पार्टी के नेता किसी की मुसीबत में खड़े होते हैं। ठीक है, भावनाओं से जुड़ते हैं। आखिरी सवाल बता दीजिए, कितने साल हैं अखिलेश यादव को हम फिर से सीएम के तौर पे देखेंगे? आप 27 में आराम से देखेंगे। 2 साल के बाद अखिलेश यादव सीएम बन रहे हैं, आप कह रहे हैं? आपको बिल्कुल, आपको 27 में आप उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। कोई प्रेडिक्शन सीटों का? इस बार तो आप अंदाजा लगा नहीं सकते क्या सीटें आएंगी। मैंने जिस तरह से आपने लोकसभा में अंदाजा नहीं लगाया कि हम 300 पार कर जाए, बहुत छोटी बात तो है। कह रहे हैं योगी जी जा रहे हैं 2 साल बाद? अखिलेश जी आ रहे हैं, ये तय है। ठीक है, इन्होंने कह दिया साफ कि भाई अखिलेश जी आ रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, इस पर जवाब नहीं दिया है। थैंक यू सो मच, उम्मीद करते हैं कि आपको पॉडकास्ट में मजा आया होगा। हमने आज बहुत धन्यवाद। नॉन पॉलिटिकल बातें की, और आगे भी जब आपसे मुलाकात होगी तो पार्ट 2 भी इसका हम जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।